हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्क के यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित आज मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी का 3rd चैप्टर मानव जन्म। आज हम वो जानेंगे कि मानव में जो होती है वो जनन प्रक्रिया कैसे होती है। मानव में जनन अंग कौन कौन से होते हैं, नर जनन अंग कौन कौन होते हैं, मादा जनन अंग कौन कौन होते हैं, हम इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज मैं पहले पार्ट में, इस चैप्टर के पहले पार्ट में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि मानव जनन होता क्या है और मानव के नर जनन तंत्र के बारे में आज बताने वाला हूं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनन क्या होता है। देखिए, जैसा कि थोड़ा सा हम पीछे आप लोगों को पढ़ाई लेकर के चलते हैं और आपको पीछे वाले वीडियो में बताया है कि जनन का मतलब ही होता है किसी चीज का बनना, किसी चीज का जन्म होना। तो जनन का अगर परिभाषा देखें तो इसका परिभाषा होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है, अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है, उसे जनन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, जनन चैप्टर में, जिसमें आपको बताया था कि जनन क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें आपको लैंगिक और अलैंगिक जनन को विस्तार से मैंने आपको बता रखा था। अब मैं आपको बताने वाला हूं आज कि मानव में जो है वो जनन क्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले हम जनन की एक परिभाषा के रूप में लेते हैं कि जनन क्या है। तो जनन का परिभाषा होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जनन के नाम से जानते हैं। जैसा कि मालूम है, मानव में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, यानी मनुष्य में जो जनन की प्रक्रिया है वह लैंगिक जनन है। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि लैंगिक जनन क्या होता है, तो इसमें नर जुग्मक और मादा जुग्मक दोनों भाग लेते हैं। यानी नर जुग्मक और मादा जुग्मक अलग अलग भाग लेकर के और इसके संयुग्मन से जुग्मनज का निर्माण होता है, जुग्मनज विकसित होकर के भ्रूण बनता है और भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है। अब इस चीज को ध्यान देंगे, नर जुग्मक किसको कहा जाता है, तो नर जुग्मक बाबू शुक्राणु को कहा जाता है और मादा जुग्मक किसको कहा जाता है बाबू, अंडाणु को। तो देखिए, मानव में लैंगिक जनन करने के लिए आपको नर जुग्मक और मादा जुग्मक दोनों मिलकर के जुग्मनज बनाते हैं, जिसके विकास के फलस्वरूप भ्रूण बनता है और भ्रूण से शिशु का जन्म होता है। तो आज जो हम लोग को जानना है वह जानना है नर जुग्मक यानी शुक्राणु कैसे बनते हैं, ये इसके बनने के प्रोसेस कौन कौन होते हैं, और मानव में जो नर जनन भाग है वह कैसे वर्क करते हैं, हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आपको एक एक करके इस चीज को बताते हैं। इसको बताने के पहले हम आपको बता दें कि मानव में जनन क्रिया को, मानव में ये संपूर्ण जनन क्रिया को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। एक तो पहला जो होता है वह होता है निषेचन पूर्व घटना। जैसा कि आपको मालूम है कि हम संपूर्ण मानव जनन प्रक्रिया को 3 भाग में पढ़ेंगे। पहले जो भाग है वह है निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना बाबू कहा जाता है कि निषेचन के पहले की घटना। निषेचन किसे कहते हैं आप लोगों को बता दिए हैं कि जब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर जुग्मक और मादा जुग्मक आपस में मिलकर के जुग्मनज का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन। तो निषेचन की पहले की क्रिया को हम लोग निषेचन पूर्व घटना के नाम से जानते हैं। निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या होता है, तो इसमें होता है बाबू जुग्मक बनना, जुग्मक जनन, और दूसरा जो होता है जुग्मक स्थानांतरण, जुग्मक स्थानांतरण।
देखिए, जुग्मक जनन का मतलब होता है जुग्मक का बनना, चाहे वो नर जुग्मक हो चाहे वो मादा जुग्मक हो, यानी शुक्राणु या अंडाणु का बनना और फिर शुक्राणु और अंडाणु का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, ये हम लोगों को क्या कहलाता है? जुग्मक स्थानांतरण कहलाता है। ये आप लोगों को पहले ही हमने बता दिया कि जुग्मक जनन क्या है और जुग्मक स्थानांतरण क्या है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है। आज हम लोग को जानना होगा कि जुग्मक जनन, ये जो जुग्मक जनन होते हैं, जैसे मनुष्य में के जो नर भाग होते हैं, यानी मनुष्य के जो नर भाग में जो जुग्मक का निर्माण होता है, मनुष्य के नर जुग्मक को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और मनुष्य के मादा जुग्मक को अंडाणु कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। आज हम लोग को ये जानना होगा कि ये शुक्राणु जो होता है कैसे बनता है, मानव के नर जनन अंग कौन कौन से होते हैं। तो हम इसको समझने के लिए हम मुख्य रूप से मानव के नर जनन अंग के बारे में पहले समझेंगे। इस चीज को ध्यान देंगे कि मानव में नर जनन अंग कौन कौन से होते हैं और वो किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। और ये दो मैंने 3 घटना में, एक पहली घटना जो बताई वो निषेचन पूर्व घटना है, दूसरी जो है निषेचन और तीसरी जो है निषेचन पश्च घटना। निषेचन का मतलब होता है कि उसमें वो नर जुग्मक और मादा जुग्मक आपस में मिलते हैं, और निषेचन पश्च घटना के बाद यानी निषेचन के बाद क्या होता है? जुग्मनज बनता है, जुग्मनज के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूणोद्भव होता है। ये सब निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत आते हैं। आज हम लोग को ये जानना होगा कि मानव नर जनन अंग में कौन कौन से अंग होते हैं और कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं मानव नर जनन अंग के बारे में। मानव नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। तो देखिए, यानी मनुष्य में जो पुरुष का जो भाग होता है, यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि संपूर्ण मनुष्य के नर जनन अंग को मुख्य रूप से हम 2 भाग में बांट सकते हैं। यानी मनुष्य के नर जनन तंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। यानी पूरे नर जनन अंग में जितने भी अंग आते हैं, ये सारे को हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं। जो 2 भाग है उसमें पहला जो होता है वह होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग। फर्स्ट जो होता है वो होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं सहायक लैंगिक अंग। क्या बोलते हैं बाबू? सहायक लैंगिक अंग। यानी मानव के नर जनन तंत्र को सबसे पहले हम 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे, थोड़ा सा आसानी होगा समझने में कि मानव के पूरे नर जनन तंत्र को 2 भाग में हमने बांट दिया। पहले जो भाग होते हैं वो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं और दूसरे होते हैं वो होते हैं सहायक लैंगिक अंग होते हैं। ठीक है, अब हम लोग को यह जानना होगा कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या करते हैं और सहायक लैंगिक अंग क्या करते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग जो होते हैं, ये वाला भाग, प्राथमिक लैंगिक अंग वाला भाग, ये जो भाग होते हैं ये नर जुग्मक का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? नर जुग्मक का निर्माण करते हैं। यानी प्राथमिक लैंगिक अंग का मुख्य काम है नर जुग्मक का निर्माण करना। नर जुग्मक कौन होते हैं? शुक्राणु का निर्माण करना है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो अंग आते हैं वह आते हैं वृषण। क्या आता है वो? वृषण आता है। यानी प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? तो वृषण है। दूसरा अंग होता है उसको बोलते हैं सहायक लैंगिक अंग। ये जो अंग होते हैं ये जुग्मकों के परिपक्वन, पोषण तथा परिवहन में सहायता प्रदान करते हैं। ये जो अंग होते हैं ये जुग्मकों के परिपक्वन, ये जुग्मक सहायक जो लैंगिक अंग होते हैं इनके कार्य बता रहे हैं। ये जुग्मकों के परिपक्वन, पोषण
परिपक्वन, पोषण तथा परिवहन में सहायता प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। अब इस चीज को ध्यान देंगे, इसके अंतर्गत बहुत सारे अंग आते हैं। मैं इसके पार्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से अंग आते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्य रूप से नर जनन अंग को, यानी मनुष्य के जो नर जनन अंग है, दो भाग में बांट दिए। पहला अंग जो होता है वो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, दूसरा जो होता है सहायक लैंगिक अंग होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग का काम है ये नर युग्मक का निर्माण करता है, इसके अंतर्गत वृषण आते हैं। और सहायक लैंगिक अंग जो होता है, ये जो नर युग्मक उत्पन्न होते हैं, इसको ये परिपक्व, पोषण तथा परिवहन में क्या करता है, सहायक होता है। अब हम लोग को जानना होगा कि ये सहायक लैंगिक अंग में कौन कौन से अंग आते हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं। तो हम इसको जानने के लिए सबसे पहले हम सहायक लैंगिक अंग को हम 3 भाग में बांटेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि सहायक लैंगिक अंग क्या होते हैं। तो देखिए, सहायक लैंगिक अंग को मुख्य रूप से हम 3 भाग में बांटते हैं। अब इसको और आसानी से समझने के लिए हम इसको 3 भाग में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। यानी सहायक लैंगिक अंग को कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। जो पहले जो भाग होता है उसको बोलते हैं सहायक नलिका, सहायक नलिका, ठीक है, जो परिवहन में क्या करती है, मदद करती है। किसके, युग्मक के परिवहन में मदद करती है। दूसरी जो होती है सहायक ग्रंथियां होती हैं, सहायक ग्रंथियां होती है, जो युग्मकों के परिपक्वन इत्यादि में अपनी सहायता प्रदान करती है। और तीसरे जो भाग होते हैं उसको बोलते हैं बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय, ठीक है। यानी सहायक लैंगिक अंग को 3 भाग में बांट दिया गया। पहले भाग हुआ सहायक नलिका, दूसरा हुआ सहायक ग्रंथियां और तीसरा हुआ बाह्य जननेंद्रिय। यानी सहायक लैंगिक अंग को 3 भाग में बांटा गया। अब देखिए, सहायक नलिका में कौन कौन से अंग आते हैं मनुष्य के नर भाग के। तो सहायक अंग के अंतर्गत, सहायक नलिका के अंतर्गत जो अंग आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आता है उसको वृषण नलिका बोलते हैं, वृषण नलिका, याद रखेंगे। सहायक नलिका में कौन कौन से नलिका आती है, तो सबसे पहले आती है वृषण नलिका। उसके बाद जो आती है, ये सीरियली मैं बता रहा हूं, दूसरी आती है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। तीसरी आती है, वह आती है अधिवृषण, अधिवृषण, ठीक है। और चौथी जो आती है वह आपकी आती है शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी, ये सहायक नलिका के अंतर्गत आती है। अब हम लोग को जानना होगा सहायक ग्रंथियां के बारे में। अब हम आपको बता दें कि सहायक ग्रंथियां के अंतर्गत कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं। तो इसमें फर्स्ट जो ग्रंथियां आती हैं वह आती है, एक जोड़ा इसमें शुक्राशय होता है। एक जोड़ा क्या होता है, एक जोड़ा शुक्राशय होता है, ठीक है। दूसरे जो अंग आते हैं वो अंग आते हैं पुरस्थ ग्रंथि, इसको बोलते हैं कौन ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि, ठीक है। और तीसरे जो अंग आते हैं वो आते हैं बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है। और बाह्य जननेंद्रिय में आपका शिश्न आता है। अब इस चीज को ध्यान देंगे हम लोग कि ये जो अंग है, जैसा कि बोर्ड पर दिखाया जा रहा है, इसको हम लोग ध्यान देंगे कि मानव नर जनन अंग को पहले कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में। कौन कौन, तो प्राथमिक जनन अंग और दूसरा हुआ सहायक लैंगिक अंग। जनन अंग या लैंगिक अंग बात एक ही है। और हम लोग ये बताएं कि प्राथमिक जो लैंगिक अंग थे उसमें क्या आता है, वृषण आता है, जो कि क्या काम करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। और सहायक लैंगिक अंग ये युग्मक के परिपक्वन, पोषण तथा परिवहन में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं।
अब हम सहायक लैंगिक अंग को 3 भाग में बांटे हैं। पहला जो अंग होता है वह होता है सहायक नलिका, दूसरी जो होती है सहायक ग्रंथियां, और तीसरी जो होती है बाह्य जननेंद्रिय। सहायक नलिका के अंतर्गत वृष नलिका, शुक्रवाहिका, अधिवृष और शुक्रवाहक आते हैं। सहायक ग्रंथियां के अंतर्गत शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि और बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि इसको कहते हैं। इसको हम लोग काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। काउपर ग्रंथि किसको? बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि को हम लोग कौन ग्रंथि कहते हैं? काउपर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। और तीसरे जो होते हैं बाह्य जननेंद्रिय, यानी इसके अंतर्गत कौन आता है? शीघ्र आता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम पूरे जनन अंग की बात करें, मानव नर जनन अंग की, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो सबसे पहले आपका वृषण आता है, उसके बाद वृष नलिका आती है, उसके बाद शुक्रवाहिका, अधिवृष, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि, बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि और शिश्न, ये सारे मिलकर के एक मानव नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम आपको यही बताने वाले हैं, जो ये फर्स्ट वाला जो मैंने बताया, यानी प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण क्या होता है और इसका काम क्या होता है। उसके बाद मैं सहायक नलिका के बारे में बताऊंगा, उसके बाद सहायक ग्रंथि के, उसके बाद जननेंद्रिय के बारे में बताऊंगा। ध्यान देना है इस चीज को। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको बताते हैं कि ये जो मानव नर जनन अंग का जो मुख्य अंग है, यानी जो वृषण है, वृषण के बारे में अगर हम बताएं कि ये वृषण क्या होता है, वृषण की संरचना क्या होती है, वृषण का नामांकित चित्र है ये, और ये नर जनन अंग का चित्र है। तो ये आपको वृषण कैसे फंक्शन करता है, मैं दोनों को लिख करके और चित्र के माध्यम से ही आपको बता रहा हूं। तो ध्यान देंगे इस चीज को। देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं वृषण क्या होता है। तो वृषण के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वृषण एक प्रमुख पुरुष का एक प्रमुख जनन अंग है, यानी जो वृषण जो है वो नर जनन तंत्र का एक प्रमुख अंग है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि नर जनन अंग को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटे गए हैं। जो पहला अंग है वो है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा है सहायक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग के अंतर्गत कौन आते हैं? वृषण आते हैं। तो वृषण जो होता है वो पुरुष के नर जनन तंत्र का एक मुख्य भाग है। क्यों मुख्य भाग है? क्योंकि ये शुक्राणु का निर्माण करता है। ये क्या काम करता है? नर युग्मक जो शुक्राणु होते हैं उसका ये निर्माण करता है। अब ये हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। तो जो वृषण होता है वह शरीर के उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कोश के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये जो है आपका वृषण कोश की आकृति है और इसी के अंदर एक वृषण अवस्थित होता है, और इस जो थैलीनुमा आकृति इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कोश के नाम से जानते हैं। अब एक सवाल आता है हम लोग के मन में कि आखिर वृषण कोश जो होते हैं, चाहे वृषण जो होते हैं, वह हमारे उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? इसके रीजन क्या है? तो इसके रीजन को समझने के लिए हमको ध्यान देना होगा इस चीज को। देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है कि वृषण कोश का जो तापमान होता है, यानी ये जो थैली का जो तापमान होता है, वो शुक्राणु के निर्माण के लिए उपयुक्त होना चाहिए। जब तक वो उपयुक्त नहीं होगा तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमारा जो शरीर का जो तापमान है, यानी हम लोग का शरीर का मतलब सामान्यतः स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सी होता है। तो इस तापमान से ये शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर का तापमान से 2 से 3 डिग्री कम तापमान की जरूरत होती है। यही कारण है कि यह शरीर से बाहर, उदर गुहा के बाहर जो होता है ये स्थित होता है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आता है कि वृषण जो होते हैं वह उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? तो क्योंकि वृषण जो होते हैं वह वृषण कोश में होते हैं, और वृषण कोश जो होते हैं वह उनका तापमान जो होता है वह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है। और मनुष्य के तापमान से इसकी तापमान की आवश्यकता 2 से 3 डिग्री कम होती है। यही कारण है कि ये जो होता है उदर गुहा के बाहर होता है। अब हम लोग को यह जानना होगा कि जो वृषण होती है उसकी लंबाई क्या होती है, उसकी चौड़ाई क्या होती है। तो वृषण सामान्यतः
4 से 5 सेंटीमीटर जो होता है लंबा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यानी ये जो वृषण कोश के अंदर ये जो वृषण की आकृति है, ये लंबाई जो हकीकत में इसकी लंबाई जो होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और प्रत्येक वृषण में, यानी ये जो वृषण आप देख रहे हो यहाँ पे, ये प्रत्येक वृषण में ये 250 वृषण पलिका होती है। देखिए यहाँ पे जो मैंने हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही बना रखा है, लेकिन ऐसे 250 वृषण पलिका होती है। यानी एक वृषण के अंदर वृषण पलिका की कितनी संख्या होती है? 250 संख्या होती है। और ये 250 वृषण पलिका होती है जिसके अंदर 1 से 3 अति कुंडलित का मतलब घुमावदार शुक्र जनक नलिका होती है। देखिए बीच में यहां पे हमने बना रखा है, इसमें 1 से 3 जो होती है शुक्र जनक नलिका होती है। ये चीज को ध्यान रखेंगे। एक वृषण में कितने वृषण पलिका होती है? 250 वृषण पलिका होती है, यानी 250 वृषण पलिका होती है। और एक वृषण पलिका के अंदर 1 से 3 कुंडलीकृत शुक्र जनक नलिका होती है। इस शुक्र जनक नलिका में, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम कोई नली को लेकर के काटे तो ऐसी गोल संरचना होती है। इस गोल संरचना के अंतर्गत, यानी शुक्र जनक नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसको हम लोग शुक्र जनक कोशिका और सर्टोली कोशिका कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने आकृति में बना रखा है, यानी ये जो कुंडली नुमा आकृति है, इसको जब अगर काटेंगे तो इसके अंदर 2 कोशिका पाई जाती है, जिसको शुक्रजनक कोशिका और सर्टोली कोशिका कहते हैं। शुक्रजनक कोशिका को कहीं कहीं पे नर जर्म कोशिका के भी नाम से जाना जाता है। अब हम लोग को यह जानना होगा कि शुक्रजनक कोशिका क्या काम करती है और नर सर्टोली कोशिका क्या कार्य करती है। ये एग्जाम में भी आता है कि शुक्रजनक कोशिका का कार्य बताए या सर्टोली कोशिका के कार्य बताए, तो हम दोनों को बताते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि शुक्रजनक कोशिका जो होती है अणुसूत्री विभाजन क्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। ये जो है मुख्य काम करती है, ये इसको दिमाग में रख लेंगे कि शुक्रजनक कोशिका जो होती है यही शुक्राणु का निर्माण करती है। किस प्रक्रिया द्वारा? अणुसूत्री विभाजन के द्वारा। और जो ये सर्टोली कोशिका है, ये शुक्रजनक कोशिका को क्या करती है बाबू? पोषण प्रदान करती है। शुक्रजनक नलिका के बाहर, यहां देखिए ये जो कुंडली आकार के बाहर जो ये बिंदु बिंदु देकर के हमने आकृति बना रखी है, शुक्रजनक नलिका के बाहर एक अवकाश पाया जाता है जिसको अंतराली अवकाश कहते हैं। इस अंतराली अवकाश के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसको कौन कोशिका बोलते हैं? अंतराली कोशिका के नाम से जानते हैं। इसको कहीं कहीं पे लीडिंग कोशिका के भी कहते हैं। अंतराली कोशिका को लीडिंग कोशिका के भी नाम से जाना जाता है। ये क्या काम करती है, यानी जो ये अंतराली कोशिका, इसका काम क्या है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये नर हार्मोन में कौन आता है? टेस्टोस्टेरोन और अन्य एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं ये स्रावित करती है, और यही जो है शुक्राणु को आगे की तरफ प्रेरित करने में मदद करती है। अब हम आपको बताने वाले हैं, ये तो आपका हो गया प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में। अब हम आपको बताएंगे सहायक लैंगिक अंग, जिसमें हम आपको शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी, अधिवृष और आपको ग्रंथियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले ये आकृति को ध्यान में रख लेंगे। एक बार फिर से हम इसको बता रहे हैं कि वृषण जो होता है वह कहां होता है बाबू? वृषण कोश के अंदर होता है। वृषण में 250 वृषण पलिका होती है। एक वृषण पलिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है। शुक्रजनक नलिका में 2 कोशिका होती है। एक कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्रजनक कोशिका, और दूसरी कोशिका को सर्टोली कोशिका बोलते हैं। सर्टोली कोशिका जो होती है शुक्रजनक कोशिका को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है, ठीक है। और शुक्रजनक कोशिका अणुसूत्री विभाजन क्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। उसके बाद ये शुक्रजनक नलिका के बाहर जो क्षेत्र होता है उसको अंतराली अवकाश कहते हैं। अंतराली अवकाश में जो कोशिका मौजूद होती है उसको अंतराली कोशिका के नाम से जानते हैं। अंतराली जो कोशिका होती है उसको हम लोग कहीं कहीं पे लीडिंग कोशिका कहते हैं, और ये क्या करती है? नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और अन्य एंड्रोजन हार्मोन को क्या करती है? स्रावित करती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जो सहायक ग्रंथि है, यानी जो सहायक अंग है नर जनन अंग के, उसके कार्य क्या है और वो किस प्रकार फंक्शन करते हैं। अब देखते हैं हम लोग सहायक नलिका में। सहायक नलिका जो होती है, यानी जो सहायक जनन अंग के अंतर्गत आती है,
उसका क्या काम है और वो कैसे फंक्शन करती है, पहले इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ को इस चीज को समझने के लिए पहले इस आकृति को ध्यान देंगे। ये शुक्रजनक जो नलिका है, इस शुक्रजनक नलिका के अंदर ये जो शुक्रजनक कोशिका और सर्टोली कोशिका, ये दो कोशिका जो पाई जाती है, जो शुक्राणु को निर्माण करती है। ये जो शुक्रजनक नलिका जो होती है वो आगे की तरफ चल करके ये जो है ये वृष नलिका में खुलती है। किसमें खुलती है बाबू? वृष नलिका में। वृष नलिका जो होती है आगे की तरफ बढ़ के शुक्रवाहिका में, ये जो आकृति है, ये यहाँ पे जो देख रहे हो, ये जो आकृति है शुक्रवाहिका है। ये जो यानी सबसे पहले शुक्र नलिका किसमें खुलती है? वृष नलिका में। वृष नलिका आगे की तरफ चल करके किसमें खुलती है? शुक्रवाहिका में। शुक्रवाहिका आगे की तरफ चल करके ये जो घुमावदार रचना है अधिवृष में खुलती है। किसमें खुलती है बाबू? अधिवृष में खुलती है। अधिवृष में जाने के बाद शुक्राणु जो होते हैं वह थोड़ी देर के लिए शुक्रवाहिका की ओर बढ़ते हैं एक नली के माध्यम से, और फिर ऊपर उदर की ओर ऊपर जाते हैं। यानी वृष शुक्राणु जनक नलिका जो होती है उसके अंदर जो होते हैं शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु उसके माध्यम से वृष नलिका में खुलते हैं। फिर वृष नलिका जो होती है वो आगे चलकर शुक्रवाहिका में खुलती है। शुक्रवाहिका अधिवृष में खुलती है और अधिवृष आगे की तरफ बढ़ते हुए उदर की तरफ यानी ऊपर की तरफ बढ़ते हुए शुक्रवाहिनी में खुलती है, जिसको शुक्रवाहक के भी नाम से जानते हैं। यानी ये आपका शुक्रवाहिनी है। शुक्रवाहिनी में खुलने के बाद यह जो होती है मूत्र मार्ग में खुलती है। यानी देखिए ये जो आपका यहाँ पे आपकी आकृति दी गई है, जो मूत्र मार्ग है इसी के अंतर्गत वह खुलती है। अब यहाँ पे हम एक चीज ध्यान रखेंगे, मूत्र मार्ग में खुलने के बाद मूत्र मार्ग से निकल करके जो शुक्राणु जो होते हैं वह शिश्न से होते हुए कहां पहुंचते हैं? मूत्राशय के मुख के पास, यहां पे पहुंचते हैं। और मूत्राशय के मुख के पास जो पहुंचते हैं तो वहां से ही वह जो होते हैं शुक्राणु शरीर से क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। इस प्रक्रिया के मध्य जो सहायक ग्रंथि है, सहायक ग्रंथि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि और बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। शुक्राशय क्या करता है? यहाँ पे आपका शुक्राशय होता है। शुक्राशय यानी शुक्रजनक नलिका जहां पे जाके खुलती है वहां आपका क्या होता है? शुक्राशय होता है। यह काम क्या करता है? तो यह चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है जो बीज को क्या करता है? मुख भाग का निर्माण करता है, जो बीज बनाता है। यानी वह शुक्राणु को चिपचिपा पदार्थ से क्या करता है? मिलाता है। और यह शुक्राशय जो होता है यह प्रोटीन, कैल्शियम और फ्रुक्टोज जैसे पोषक पदार्थों से ये क्या होता है? भरपूर होता है। इसके बाद ये आगे बढ़ते हुए यहां पे पहुंचता है जो कि पुरस्थ ग्रंथि से होकर जाता है। पुरस्थ ग्रंथि क्या होती है? इसके द्वारा यानी पुरस्थ ग्रंथि, यहाँ पे जो ग्रंथि इसको पुरस्थ ग्रंथि बोलते हैं। ये पुरस्थ ग्रंथि जो होती है एक दूधिया द्रव स्रावित करती है जो बीज को विशेष गंध प्रदान करती है। ये जो दूधिया द्रव जो होता है वह क्षारीय होता है। अब तो एक क्षारीय होता है, तभी जब यहां से बढ़ करके मूत्र मार्ग में खुलती है तो मूत्र में जैसा कि हम जानते हैं अम्ल होता है, तो अम्ल से शुक्राणु निष्क्रिय न हो इसके लिए ये क्षार जो होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके इसको सक्रिय बनाए रखने में मदद करते हैं। किसको? शुक्राणु को सक्रिय बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके बाद जब पुरस्थ ग्रंथि से होते हुए शुक्राणु जब कहां पहुंचता है? काउपर ग्रंथि यानी बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि में पहुंचता है तो ये मैथुन क्रिया के दौरान उसमें क्या करता है? संनेहन प्रदान करता है। संनेहन का मतलब होता है चिकनाहट प्रदान करता है, जो कि मुख मार्ग यानी शिश्न से होते हुए वह क्या होता है? शरीर से बाहर निकलता है। यानी इस प्रकार ये जो शिश्न जो है वह बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत आता है। ये आपकी संपूर्ण नर जनन अंग के बारे में है। अब मैं आपको एक बार इसकी संक्षिप्त व्याख्या करता हूं, ध्यान देंगे इस चीज को। मानव नर जनन अंग को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया। पहले जो भाग थे वह प्राथमिक जनन अंग थे, दूसरे जो भाग थे वो आपके कौन भाग थे? सहायक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत वृषण आते हैं। वृषण में क्या होता है कि 250 वृषण जो होता है, पहले ये जानेंगे वृषण होता क्या है। तो वृषण जो होता है उदर के बाहर एक थैलीनुमा आकृति में रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कोष कहते हैं। वृषण कोष का जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है वह शुक्राणु के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है और ये मानव शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री क्या होता है? कम होता है।
इस वृषण के अंदर, यानी ये वृषण कोश के अंदर वृषण होता है, और वृषण के अंदर कितनी वृषण पालिका होती है? 250 वृषण पालिका होती है। इस वृषण पालिका के, यानी एक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है। उस शुक्रजनक नलिका के अंदर 2 कोशिका मौजूद होती है। एक जो कोशिका होती है उसको शुक्रजनक कोशिका, और दूसरी जो कोशिका होती है उसको सर्टोली कोशिका कहते हैं। शुक्रजनक कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है, जबकि सर्टोली कोशिका शुक्रजनक कोशिका को पोषण प्रदान करती है। कई कई एग्जाम में आता है कि सर्टोली कोशिका का कार्य बताता है, आप लिख सकते हो कि सर्टोली कोशिका शुक्रजनक कोशिका को पोषण प्रदान करती है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो शुक्रजनक कोशिका है, इस शुक्रजनक नलिका के बाहर एक अवकाश होता है जिसको अंतराली अवकाश कहते हैं। अंतराली अवकाश में क्या मौजूद होता है? अंतराली कोशिका मौजूद होती है, जिसको लीडिंग कोशिका कहते हैं। इस लीडिंग कोशिका का कार्य है कि यह नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और अनएड्रोजन हार्मोन का क्या करती है? स्त्राव करती है। इसके बाद ये जो शुक्रजनक नलिका है, ये कहाँ आगे मिलती है? आपका वृषण नलिका से होकर के आगे बढ़ती है, यानी शुक्राणु आगे बढ़ता है। ये शुक्राणु आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंचता है? शुक्रवाहिका में। शुक्रवाहिका कहाँ खुलती है? अधिवृष में। यानी अब आपका शुक्राणु कहाँ पहुंच गया? अधिवृष में। अधिवृष से होकर के वह कहाँ पहुंचती है? शुक्रवाहिनी में। और शुक्रवाहिनी घूमते हुए, यानी मूत्राशय को एक जाल बनाते हुए, घुमावदार कुंडलित बनाते हुए, ये जाकर कहाँ खुलता है? मूत्र मार्ग में खुलता है। और मूत्र मार्ग से निकल करके जो वृषण होता है, शीर्ष से होता हुआ मूत्राशय के मुख पर निकलता है, जहां से वह क्या करता है? बाहर निकलता है। इसी क्रम के दौरान जब ये शुक्रवाहिनी मूत्र मार्ग में प्रवेश करने के पहले ये कहां मिलती है? शुक्राशय से मिलती है। शुक्राशय क्या करता है? यह चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है, जो बीज का मुख्य भाग बनाता है, जो प्रोटीन, फ्रुक्टोज और कैल्शियम का बना होता है। इसके बाद ये पुरस्थ ग्रंथि से होकर के आगे बढ़ती है। पुरस्थ ग्रंथि से क्या करती है? दूधिया द्रव स्रावित करती है। किसके साथ? शुक्राणु के साथ, जो बीज को एक विशेष गंध प्रदान करती है, और वह जो है शुक्राणु को सक्रिय बनाए रखती है। क्यों सक्रिय बनाए रखती है ये भी समझते हैं। तो ये जो पुरस्थ ग्रंथि है, ये जो दूधिया द्रव स्रावित करती है, क्षारीय होता है, और मूत्र में क्या होता है? अम्ल होता है। तो अम्ल कहीं भी शुक्राणु को निष्क्रिय न कर दे, इससे बचाती है कौन? पुरस्थ ग्रंथि, और ये शुक्राणु को सक्रिय बनाती है। उसके बाद ये होते हुए कहां पहुंचती है? काउपर ग्रंथि के पास। काउपर को हम लोग कौन ग्रंथि बोलते हैं? बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये जो है मैथुन क्रिया के दौरान उसको चिकनाहट या संहन प्रदान करती है, यानी ये परिवहन को आसान बनाती है। और इससे होते हुए ये मूत्र मार्ग के द्वारा ये क्या खुलती है? मूत्र मार्ग के मुख के पास खुलती है, मूत्राशय के मुख के पास खुलती है, और इसी के द्वारा जो होता है शुक्राणु शरीर से बाहर निकल जाता है। ये शुक्राणु के निर्माण और शुक्राणु के निष्कासन की प्रक्रिया थी। इसी के पश्चात यह जो होता है मादा की योनि में प्रवेश करता है, और वहां पे अंडाणु से संलयन करके क्या बनाता है? जुग्मनज का निर्माण करता है, और जुग्मनज विकसित होकर के भ्रूण, और उसके पश्चात शिशु का जन्म होता है। अब देखिए, हम लोग कई बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि मानव नर जनन तंत्र का वर्णन करें। तो मानव नर जनन तंत्र का वर्णन करें तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि मानव नर जनन तंत्र के 2 भाग होते हैं। कौन कौन? तो प्राथमिक जनक कोशिका और सहायक कोशिका। और ये जितनी भी चीजें मैंने बोर्ड पे लिख रखा था, ये आपको सब लिखने पड़ेगा, और ये आपको फोटो भी बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में 20 के अंदर से कोई भी पॉइंट उठा करके आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोगों को एक और क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम आपको बता दें और चीज कि मानव नर जनन तंत्र के कार्य बताएं। तो देखिए, मैंने इसमें सबके कार्य बता दिए हैं। एक इंडिविजुअल तरीके से मैं कार्य आपको बता दूं कि मानव नर जनन तंत्र का क्या कार्य है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, वृषण। वृषण क्या करता है? तो वृषण जो होता है, यह शुक्राणु का निर्माण करता है और नर हार्मोन की उत्पत्ति करता है। यानी ये वृषण जो होता है, ये किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। और ये जो वृषण के अंदर, वृषण पालिका के अंदर जो ये अंतराली कोशिका होती है, ये नर हार्मोन का निर्माण करती है। यानी हम वृषण का काम बताएंगे कि ये शुक्राणु का निर्माण करता है और नर हार्मोन की उत्पत्ति करता है। दूसरी होती है अधिवृषण। अधिवृषण जो होती है, यह शुक्राणुओं के को क्या करती है? संग्रह करती है, और शुक्राणुओं को परिपक्व बनाती है। क्या बनाती है? शुक्राणुओं को
परिपक्व बनाती है। यानी अधिवृष्ण का क्या काम है, तो अधिवृष्ण जो होती है वह शुक्राणु को परिपक्व बनाती है और शुक्राणुओं को सक्रियता प्राप्त कराती है। तीसरी जो होती है शुक्रवाहिका, यह जो होती है अधिवृष्ण को शुक्राशय से जोड़ती है, शुक्राणु को क्या करती है, आगे बढ़ाती है। यानी शुक्रवाहिका क्या करती है, शुक्राणु को आगे बढ़ाने में मदद करती है। चौथा जो होता है आपका होता है शुक्राशय। यह जो होता है शुक्राशय, शुक्राशय का कार्य यहाँ पे लिखा हुआ है, यह चिपचिपा पदार्थ स्थापित करता है जो बीज का मुख्य भाग बनाता है। पांचवा जो होता है पुरस ग्रंथि, यह दूधिया द्रव स्थापित करता है और बीज में जो होता है विशेष गंध प्रदान करता है और शुक्राणु को सक्रिय बनाता है। और इसके अलावा 12वीं यूरेथ्रल ग्रंथि, यह स्नेहन प्रदान करता है। इसके अलावा एक जो होता है शीर्ष, यह शुक्राणुओं को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यह आपका नर जनन तंत्र का संपूर्ण वर्णन रहा। मैं अब अगले क्लास में जब आपको मिलूंगा तो मानव मादा जनन तंत्र के बारे में बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि मानव मादा जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण कैसे होता है और उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको व्हाट्सएप पे आपको भेज देंगे, जिसको बना करके आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। और हम एक और आप लोगों को बता दें, अगर कोई भी हमारे इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहता है तो वह मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम, क्लास और पते के साथ मुझे भेज दे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 9708711100। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।